हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, डिजिटल करेंसी के इस युग में ऑनलाइन लेन देन करना आज हमारी दिनचर्या का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर आप इसमें जरा सी भी लापरवाही बरतते हैं तो एक नया स्कैम आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो आज मैं जिस स्कैम के बारे में बात करने जा रहा हूं वो भी ऑनलाइन लेन देन के इन्हीं लापरवाहियों का नतीजा है, जिसकी वजह से आपको लाखों लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज जो पहला केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है दिल्ली से। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में पूचा महाजनी में एक ज्वेलरी की शॉप है जो कि नवल किशोर खंडेलवाल जी की है, जो पिछले 5 दशकों से वो ज्वेलरी की शॉप चला रहे हैं। अब पिछले दिनों वो अयोध्या गए घूमने के लिए, एक धार्मिक यात्रा थी तो वो वहां गए हुए थे और दुकान जो है उनका बेटा संभाल रहा था। तभी उनके पास एक अनजान शख्स का फोन आता है ग्राहक बन। वो शख्स उन्हें बताता है कि वो एक सोने की जंजीर, सोने की चेन खरीदना चाहता है, लगभग 15 ग्राम के वजन की। अब नवल जी उसको तमाम ऑप्शंस बताते हैं और कीमत तय होती है 93,400 रुपए। अब वो शख्स ये शर्त रखता है कि मैं आपकी जो चेन है उसको लेने आपकी दुकान तक नहीं आ सकता हूं, आपको मेरे बताए हुए पते पर ये चेन भेजनी पड़ेगी और मैं आपकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन करने वाला हूं। तो ऑब्वियस है, नवल जी उसको बैंक अकाउंट डिटेल्स दे देते हैं। थोड़ी देर बाद वो नवल जी को कॉल करके कहता है कि मैंने पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके पहले ही नवल जी के मोबाइल पर एक SMS रिसीव होता है कि उनके अकाउंट में 93,400 रुपए आ चुके हैं। इसके बाद नवल जी दिल्ली की दुकान पर बैठे हुए अपने बेटे को कॉल करते हैं और बताते हैं कि आपको इस एड्रेस पर ये चेन, जिसका कि 15 ग्राम वजन था, 93,400 रुपए हमने रिसीव कर लिए हैं और ये जो चेन है ये इस शख्स को डिलीवर करा दी जाए। बेटे ने वैसा ही किया, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी अब तक जो है स्कैम की भनक नहीं लगी थी। बेटे ने वो चैन ली और चैन लेकर के उस बताए हुए पते पर उस शख्स को जाकर डिलीवर कर दी। अगले दिन फिर से नवल जी को कॉल आता है। नवल जी को सेम शख्स दोबारा से कॉल करता है और बोलता है कि आज मुझे जो है 30 ग्राम के सोने की चेन चाहिए। बातचीत फिर से होती है और उसके बाद जो है कीमत तय होती है 1,95,400 रुपए। इसके बाद फिर वही हुआ, एक SMS रिसीव हुआ नवल जी को जिसमें बताया गया कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं और नवल जी जो है अपने बेटे को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये जो चेन है 30 ग्राम की वो दोबारा उस पते पर जाकर डिलीवर कर दी जाए और बेटा भी ऐसा ही करता है। वो जो चेन है वो उस पते पर डिलीवर कर दी जाती है। अब यहाँ पर लापरवाही क्या है? लापरवाही ये है कि नवल जी को जो SMS रिसीव हुए थे वो SMS किसी नंबर के द्वारा भेजे गए थे, ना कि किसी बैंक के द्वारा। यानी कि उनके बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचे ही नहीं थे। उनको एक फेक SMS बना करके उनके मोबाइल पर भेज दिया गया, जो कि हूबहू ऐसा ही लगता है जैसे कि किसी बैंक के द्वारा जब ट्रांजैक्शन होती है, जब पैसे आते हैं या जाते हैं तब जो एक मैसेज आता है आपको, उसी तरह का मैसेज नवल जी के मोबाइल पर डिलीवर कराया गया। और इस धोखे में उन्होंने अपने बेटे को ये कहा कि ये जो चेन है इसको उस पते पर डिलीवर करा दिया जाए। अब यहाँ पर जो स्कैमर है वो इतना शातिर है कि नंबर 1, उसको ये पता था कि नवल जी जो है वो अपनी दुकान पर नहीं है। नंबर 2, उसको ये भी पता था कि वो कहीं घूमने गए हैं जिसकी वजह से वो व्यस्त होंगे और इस चीज को कई बार हम नोटिस नहीं कर पाते हैं कि ये जो मैसेज आया है वो बैंक से आया है या किसी इंडिविजुअल नंबर से आया है, क्योंकि जो फॉर्मेट होता है वो हूबहू ऐसा ही होता है जैसा कि बैंक द्वारा भेजे गए SMS का होता है। अब यहाँ पर गलती उनके बेटे की भी नहीं थी, क्योंकि जो बैंक का जो ऐप है, वो बैंकिंग का जो ऐप है वो खंडेलवाल जी के मोबाइल पर ही इंस्टॉल्ड है। तो जो भी चेक कर सकते हैं बैलेंस, वो खंडेलवाल जी ही चेक कर सकते हैं। शाम को उन्होंने जब चेक किया होगा, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि भैया मुझे इस ऐप में इस तरह की पेमेंट दिखाई नहीं दे रही है, तो आप कल जाकर के बैंक में जाके पता कीजिए। बैंक में जाके पता किया गया तो पता चला कि वो पेमेंट्स रिसीव ही नहीं हुई है। तो इस तरह से खंडेलवाल जी को 2 दिन के अंदर एक स्कैमर ने लगभग 3 लाख रुपए का चूना लगा दिया। इसके बाद इस घटना की जानकारी साइबर सेल को दी गई। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि जो बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस घटना का जिक्र जो है अपने एसोसिएशन में किया, सभी ज्वेलर्स को अलर्ट किया। तो पता चला कि एक नहीं, ऐसे कई मामले कई सारे ज्वेलर्स के साथ हो चुके हैं जिसमें कि उनको लाखों लाख रुपए का चूना लगा है। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह का जो अपराध है वो साइबर लॉ के अंदर आता ही नहीं है। ये दरअसल IPC के अंदर आता है, ये फ्रॉड, चीटिंग, फोर्जरी में आता है। तो साइबर लॉ के अंदर इस तरह के अपराध को दर्ज नहीं कराया जाता है, क्योंकि इसमें कहीं से कहीं तक बैंक के ऑनलाइन सिस्टम का, यानी कि ऑनलाइन जो भी पेमेंट गेटवेज होते हैं या पेमेंट सिस्टम होता है या बैंकिंग के जो एप्स होते हैं, उसका तो कहीं से कहीं तक कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। एक आदमी ने दूसरे आदमी को कॉल किया और बताया कि मुझे आपको पैसे भेजने हैं और पैसे नहीं भेजे। तो ये IPC का अपराध है, ना कि
साइबर क्राइम का। अब मैं आपको बताता हूं कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया है और अपनी आप बीती बताई है। तो अगला मामला जो हम ले रहे हैं वो एक डॉक्टर का है। तो उनके पिताजी को एक अनजान शख्स का कॉल आता है नाम लेकर के कि भाई साहब आप वही बोल रहे हैं ना। तो वो कहते हैं हाँ मैं तो वही बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं। सामने वाला शख्स बिल्कुल एकदम फैमिलियर होकर के, एकदम जैसे परिवारी जन हो, इस तरह से वो आपसे बात करता है। अरे आपने मुझे पहचाना नहीं, पहचानो भाई साहब कि मैं कौन बोल रहा हूँ। अब आप भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लग जाते हो। आप बोले नहीं यार मैंने पहचाना नहीं यार, और नंबर भी सेव नहीं है। तो उसने बताया कि अब आप पहचानो, यही तो आपका टास्क है। तो आप बोलोगे अरे। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम किसी किसी को आवाज से पहचान लेते हैं, या कई बार हमारी आवाज भी जो है सिमिलर लगती है, तो आप गेस में एक नाम फेंक देते हैं। तो उनके पिताजी ने भी ऐसे एक नाम बता दिया, उन्होंने कहा रणवीर। तो तुरंत ही वो व्यक्ति अपने आप को रणवीर बताने लग जाता है कि जी हाँ भाई साहब मैं रणवीर ही बोल रहा हूँ। इससे पहले कि उनके पिताजी उसका कुछ बैकग्राउंड पूछते, आगे पीछे कुछ बात करते, वो उनसे कहता है कि भाई साहब ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन पेमेंट करने में, मुझे किसी को पेमेंट करनी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि ऑनलाइन पेमेंट मैं नहीं करता हूं, मेरा बेटा ये सब चीजें देखता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने उस शख्स से कहा, उस सो कॉल्ड रणवीर से कहा कि मैं अपने बेटे को कह दूंगा, आप ये नंबर ले लो, उससे बात कर लो और वो आपकी हेल्प कर देगा। इसके बाद उनके पिताजी ने फोन काट दिया और अपने बेटे से कहा कि ऐसा ऐसा है कि एक शख्स आपको कॉल करेगा, मेरा जानने वाला है, तो उनकी पेमेंट्स के लिए हेल्प कर देना। तो रणवीर के भेष में छुपे हुए स्कैमर ने अपने उसी नंबर से डॉक्टर को कॉल किया। अब डॉक्टर को पहले से सब कुछ पता था, उनके पिताजी ने पहले ही बता दिया था कि उनके कोई जानकार हैं, वो आपको कॉल करने वाले हैं, इस तरह से कुछ पेमेंट में उनकी मदद करनी है। तुरंत ही डॉक्टर ने उनको नमस्ते अंकल करके संबोधित किया, बोला हाँ मुझे पता है, मेरे पापा ने मुझे बता दिया है, अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या हेल्प चाहिए। तो सामने से स्कैमर ने यानी कि उस रणवीर ने डॉक्टर को कहा कि मैं किसी को पेमेंट भेजना चाहता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट भेजना चाहता हूँ यूपीआई के थ्रू, लेकिन वो मैं भेज नहीं पा रहा हूं, तो मैं तुमको नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे भेज देता हूं, तुम अपने खाते से उस बंदे को यूपीआई पेमेंट कर देना। बातचीत थी 10,000 रुपए की। अब यहां पर क्या था, शक की कोई गुंजाइश थी नहीं, क्योंकि वो जो शख्स आपको कॉल कर रहा था, आपको पहले से कंफर्मेशन था कि आपके पिताजी उसको जानते हैं, तो आप ज्यादा उस पर कुछ क्वेरीज नहीं करते हैं। आपने अपना अकाउंट नंबर दे दिया, यानी कि डॉक्टर साहब ने अपना अकाउंट नंबर दे दिया। ठीक थोड़ी देर बाद 10,000 रुपए क्रेडिट होने का एक एसएमएस डॉक्टर को रिसीव होता है। साथ ही वो शख्स उनको व्हाट्सएप पर एक स्क्रीनशॉट भेजता है जिसमें वो बताता है कि ये देखो मैंने आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया है। अब दो चीजों का कंफर्मेशन हो गया, एक तो एसएमएस आया, दूसरा स्क्रीनशॉट आया। वो स्क्रीनशॉट जो है वो बनाया हुआ स्क्रीनशॉट था जिसमें कि पेमेंट कंफर्मेशन दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी जो डॉक्टर हैं वो लापरवाही का शिकार हो गए। उन्होंने ये चेक नहीं किया, अपना बैंक बैलेंस नहीं चेक किया कि वाकई में वो 10,000 रुपए उनके पास आए हैं या नहीं आए हैं, और बिना चेक किए हुए ही उन्होंने अपने खाते से वो 10,000 रुपए उनके बताए हुए यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर कर दिए। ऐसा ही एक तीसरा मामला है, इसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ जिसमें कि एक शख्स के पास कॉल आया, नाम के साथ कॉल आया कि भाई साहब आप अजय बोल रहे हैं। उसने कहा हाँ मैं अजय बोल रहा हूँ। यार वो आपके पापा ने कहा था कि वो 3,000 रुपए आपके खाते में मुझे ट्रांसफर करने हैं। अब आप इसमें ज्यादा कुछ सोचोगे नहीं, आपने अपने पापा से वेरीफाई नहीं किया, और 3,000 रुपए चूंकि आपको मिलने थे तो आप बहुत ज्यादा शक यहाँ पर करते नहीं हो। अब बिना कुछ सोचे समझे अजय ने क्या किया, अपना बैंक अकाउंट डिटेल उसको भेज दिया कि ठीक है पापा ने कहा है तो भेज दो। चूंकि यहाँ पर पैसा रिसीव होना था इसलिए ज्यादा दिमाग लगाया नहीं गया। अब यहाँ पर मामले में थोड़ा सा ट्विस्ट है, पहले जो दो मामले थे वो थोड़ा सा अलग थे, और तीसरा मामला जो है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये था कि जो अजय को एसएमएस रिसीव हुआ वो रिसीव हुआ 30,000 रुपए जमा होने का। उसके बाद क्या होता है, वो स्कैमर का कॉल आता है, वो कहता है अरे यार एक गलती हो गई कि एक जीरो ज्यादा लग गया, मुझे आपको 3,000 भेजने थे और मैंने बाय मिस्टेक आपको 30,000 रुपए भेज दिए। अब आप मुझे ये पैसे वापस कर दीजिए, मैं आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर दे रहा हूं, या फिर क्यूआर कोड दे रहा हूं, या फिर यूपीआई आईडी दे रहा हूं, कुछ भी सामने से स्कैमर आपको भेज सकता है और आपसे कहता है कि गलती से 3,000 का मैंने आपको 30,000 भेज दिया है, तो आप मुझे 27,000 रुपए वापस कर दीजिए। तो यहां पर भी मामला वही था लापरवाही का, कि जो मैसेज आया था आपको आपने देखा ही नहीं कि वो मैसेज आपको कहां से आ रहा है, जिसकी वजह से 30,000 रुपए का नुकसान अजय को भुगतना पड़ा। अजय ने साइबर क्राइम में जाके कंप्लेंट कर दी है, लेकिन आप जानते ही हैं कि साइबर क्राइम में कंप्लेंट करने के बाद इस तरह के मामलों में
क्या होता है, क्योंकि जिन बैंक अकाउंट्स में इस तरह के स्कैम के पैसे लिए जाते हैं आमतौर पर वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खुलवाए जाते हैं। और ये जो स्कैमर्स होते हैं वो इतने स्मार्ट होते हैं कि किसी दूर दराज के इलाके से या जहां पर सीसीटीवी नहीं है ऐसे किसी एटीएम से उस पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं। और ऐसा बिल्कुल ही तुरंत करते हैं वो, ताकि उनका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो, ताकि उन पर कोई कार्रवाई ना हो सके, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी फर्जी होते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि ये जो अपराधी होते हैं वो अपराध जो है वो अपने स्टेट पे रहकर नहीं करते हैं। अकाउंट है दिल्ली का तो ठगेंगे यूपी वाले को, क्योंकि यूपी पुलिस दिल्ली पहुंचेगी नहीं इस छोटे से मामले के लिए, तो वो पकड़े जाएंगे नहीं। और वैसे भी अगर पहुंच भी जाती है तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्जी होते हैं, वो बैंक अकाउंट है वो फर्जी होता है और इस तरह की कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो यहाँ तीनों ही केस जो हमने डिस्कस किए आज के, इन तीनों ही केस में एक छोटी सी चीज जो थी लापरवाही, जिसकी वजह से इन लोगों को पैसों का नुकसान हुआ था। अगर वो मैसेज जो आपको आया है वो आपने देख लिया होता कि ये मैसेज बैंक से आया है या किसी पर्टिकुलर नंबर से आया है, तो आप सतर्क हो जाते। तो इसीलिए आपको कोई भी कभी भी ये कहता है कि मैंने आपको पेमेंट कर दी है, तो पहले अपने बैंकिंग ऐप को जाकर लॉग इन करें, वहां पर जाकर देखें, स्टेटमेंट निकालें कि क्या वाकई में ये पैसे आपके पास आए हैं या नहीं आए हैं। इस तरह के तमाम मामले आए दिन अखबारों में आते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है हम तो बहुत सतर्क हैं, हमें तो पता है कि ओटीपी नहीं देना है, हमें तो पता है कि लिंक पर क्लिक नहीं करना है। लेकिन अब ये जो स्कैम की घटनाएं हैं वो ओटीपी और लिंक से बहुत आगे निकल चुकी हैं। सोशल इंजीनियरिंग का जो है ये नमूना है। यहाँ पर आपको आपका परिचित बनकर के ठग लिया जाता है, या फिर जैसा कि पहले केस में था, एक ग्राहक बनकर के आपको कन्विंस किया और कन्विंस करने के बाद आपको ठग लिया। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।